फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम में हिंदी साहित्य में आधुनिक काल की छायावादी युग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। यह हमारी छायावादी युग की तीसरी क्लास है और इस क्लास में हमने संपूर्ण छायावादी युग समेट दिया। इससे पहले हम छायावादी युग की 2 क्लास और भी दे चुके हैं। उससे पहले हम हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल में भारतीय युग, द्विवेदी युग पढ़ा चुके हैं और ये हमारा छायावादी युग समाप्त होने वाला है। अब हमने 50-50 की पीपीटी बनाना प्रारंभ कर दिया है। 50-50 की प्रश्नों की क्लास से बेटा आपके प्रश्न जल्दी फिनिश हो जाएंगे। फिर हम आपको रामचंद्र शुक्ल का इतिहास और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराएंगे। तो चलिए बेटा वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 ये कहते हैं, निम्नलिखित में कौन सी रचना निराला की नहीं है? ए झरना, बी परिमल, सी गीतिका और डी अनामिका। तो बेटा जो ये कहते हैं इनमें से कौन सी रचना जो निराला की नहीं है? तो निराला की रचना कौन सी नहीं बेटा? झरना। झरना किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक है। ये बाकी परिमल, अनामिका और गीतिका ये निराला जी की रचना है। प्रश्न संख्या 2 पेट पीठ दोनों मिलकर एक, चल रहा लकुटिया टेक। इन पंक्तियों में व्यक्त की गई है ए अंधरूढ़ी की प्रतिक्रिया, बी पूंजीवादियों की प्रतिघृणा, भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति और डी शोषक वर्ग की मनोवृत्ति। तो बेटा देखिए, जो हमारा छायावादी युग था वो कब से कब तक था? वो था 1918 से 1936 तक का। और ये समय ऐसा ही था तब। या तो सामंतीवादी लोग नीचे वर्ग पर क्या कर रहे थे? निचले तबके पर अपना आधिपत्य जमा रहे थे। ऊपर से अंग्रेज भी हमारे देश में थे। तो सब कुछ मिला के स्थिति बड़ी दयनीय थी। जो गरीब था वो और गरीब होता ही जा रहा था। तो निराला जी ने किसके ऊपर कविता लिखी थी? भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति पर। ठीक है बेटा। निराला जी कोई विशेष पैसे वाले व्यक्ति नहीं थी। उन्होंने अपना जीवन बड़ी गरीबी में व्यतीत किया। तो निराला जी की सारी कविताएं जीवन की सच्चाइयों पर, उस समय जो हमारे देश की ओरिजिनल स्थिति थी, लोगों की जो असली स्थिति थी, वो वाली निराला जी ने दर्शाई है। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी। प्रश्न संख्या 3 निराला का जन्म कहाँ हुआ था? ए उत्तर प्रदेश, बी उड़ीसा, सी बंगला और डी बिहार। तो बेटा बंगला में हुआ था निराला जी का जन्म। ठीक है। और बार बार आता है ये प्रश्न। प्रश्न संख्या 4 साहित्य के क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ? ए प्रसाद का, बी निराला का, सी दिनकर का और डी हरिओद का। तो बेटा सर्वाधिक विरोध किसका हुआ था? निराला जी का। बी विकल्प बिल्कुल सही है। क्योंकि बाकी लोग क्या कर रहे थे? एक दायरे में रहकर प्रचार कर रहे थे, लेकिन जो निराला जी थे वो सीधे सीधे आकर, निराला जी 2 तरह के लोग होते हैं हमारे जीवन में। कुछ लोग होते हैं कि उन्हें गलत से परहेज तो रहता है, उन्हें पता है ये व्यक्ति गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी वो उस व्यक्ति के बुरे कभी नहीं बनेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि मैं इस व्यक्ति का बुरा बनूंगा तो ये मेरी हानि करेगा, है ना, मुझे नुकसान पहुंचाएगा। तो वो उस पीछे तो उसकी बुराई करेंगे और बताएंगे भी इसने क्या क्या गलत किया, लेकिन उसके सामने उनमें सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं होती है। लेकिन निराला जी ऐसे कवि थे जिसमें सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत व्यक्ति के मुंह पर थी। वो सामने से कहते थे कि मैं कह रहा हूं ये आपने गलत किया है। ठीक है बेटा। इसीलिए इनका सबसे ज्यादा विरोध हुआ करता था। प्रश्न संख्या 5 वह उस शाखा का वन विहग उड़ गया मुक्त नभ निरस्तरंग। पंक्तियां किस छायावादी कवि की हैं? ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी महादेवी वर्मा और डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वह उस शाखा का वन विहग उड़ गया मुक्त नभ निरस्तरंग, ये किसकी है बेटा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 6 निम्नलिखित पंक्तियां किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्धृत है? प्रतिफल परिवर्तन व्यू भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपि विषम, राम की शक्ति पूजा, बी बादल राग, सी फैसलों की प्रतिध्वनि और डी शेर सिंह का सशस्त्र समर्पण। तो बेटा ये किसकी है? ये पंक्तियां हैं किसकी बेटा? राम की शक्ति पूजा की। और राम की शक्ति पूजा किसकी कविता थी? निराला जी की। देखिए बेटा निराला जी की कविता में जो राम थे वो आधुनिक युग के पुरुष थे। उस राम की स्थिति और आधुनिक युग के उस समय के छायावादी युग के पुरुष की स्थिति सेम असमंजस्य में पड़ी हुई थी। ठीक है। बहुत सारी चीजें उनकी उनसे मिलती थी। जैसे राम जी बहुत सारी विषम परिस्थितियों में फंस गए थे, वैसे ही उस समय छायावाद का मानव बहुत सारी विषम परिस्थितियों में फंसा हुआ था। तो जो निराला जी थे उन्होंने कृतिवास रामायण से प्रभावित होकर ये राम की शक्ति पूजा लिखी थी। प्रश्न संख्या 7 राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष है?
ए 1930, बी 1936, सी 1938 और डी 1940। तो बेटा राम की शक्ति पूजा लिखी गई थी 1936 में। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 8, निराला की निम्नलिखित कविताओं में से कौन लंबी कविता नहीं है? ठीक है, ए भिक्षुक, बी कुकुरमुत्ता, सी सरोज स्मृति और डी राम की शक्ति पूजा। तो बेटा भिक्षुक इनकी लंबी कविता नहीं है, ए विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 9, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? ए विष्णुप्रिया, कुकुरमुत्ता, चांद का मुंह टेढ़ा, आंगन के पार द्वार। बी कुकुरमुत्ता, विष्णुप्रिया, आंगन के पार द्वार, चांद का मुंह टेढ़ा। सी आंगन के पार द्वार, चांद का मुंह टेढ़ा, विष्णुप्रिया, कुकुरमुत्ता। डी उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेटा बी विकल्प बिल्कुल सही है। सबसे पहले कुकुरमुत्ता, फिर विष्णुप्रिया, फिर आंगन के पार द्वार और फिर चांद का मुंह टेढ़ा। ठीक है। प्रश्न संख्या 10, निराला की बादल राग कविता का संबंध है? ए छायावादी सौंदर्य से, बी प्रगतिवादी सौंदर्य से, सी प्रयोगवादी सौंदर्य से और डी प्रकृति के सौंदर्य से। तो बेटा निराला की बादल राग कविता का संबंध है प्रकृति के सौंदर्य से। ठीक है, प्रकृति के सौंदर्य का इन्होंने इसमें वर्णन किया है। प्रश्न संख्या 11, बादल राग के रचयिता हैं? ए प्रसाद, बी पंत, सी निराला और डी महादेवी। तो बेटा बादल राग के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी। सी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 12, निराला की निम्नलिखित पंक्तियां उसकी किस कविता से ली गई हैं? यह है उपाय कै उठे राम, जो मंद्रित घन, कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। ए तुलसीदास, बी पंचवटी प्रसंग, सी राम की शक्ति पूजा और डी अधिवास। तो बेटा ये राम की शक्ति पूजा के हैं। यह है उपाय कै उठे राम, जो मुद्रित घन, कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन, की वो वाली माता जो मुझे हमेशा कैसे कहती थी? कमल के जैसे नेत्रों वाली। तो किस में से लिया है? राम की शक्ति पूजा में से। प्रश्न संख्या 13, अब ये क्या कह रहे हैं? धिक जीवन को पाता ही आया है विरोध। कहते हैं धिक्कार ऐसे जीवन को जो हमेशा विरोध पाता ही आया है। पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलते हैं? ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी हनुमान, सी लक्ष्मण और डी विभीषण। तो बेटा ये निराला जी के जीवन की अभिव्यक्ति है, क्योंकि निराला जी को अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा विरोध मिला था। इनकी जो स्थिति थी बड़ी निर्मम रही थी। इनकी पत्नी का देहांत हो गया था, इनकी बेटी नानी के घर पली बड़ी थी, फिर उसका भी देहांत हो गया था जब इन्होंने उसकी शादी करी। हमेशा पैसे की तंगी रही, आर्थिक तंगी तो इन्होंने हमेशा ही देखी है बेटा। तो इनके जीवन में इतने ज्यादा विषम परिस्थितियां रही, जिसकी वजह से ये हमेशा कैसे रहते थे? हमेशा उदास रहते थे और ऐसे ही कविता लिखा करते थे। इन्होंने कहा है धिक्कार जीवन जो पाता ही आया है विरोध। वो कहते हैं ऐसे जीवन को धिक्कार है जो हमेशा विरोध ही पाता है, लोग मेरा हमेशा विरोध ही करते रहे बात बात पर। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा? ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 14, मुक्त छंद के प्रणेता है? ए निराला, बी नागार्जुन, सी जयशंकर प्रसाद और डी महादेव वर्मा। तो बेटा मुक्त छंद के प्रणेता कौन है? निराला जी। निराला जी की जूही की कली मुक्त छंद की पहली रचना है कब? 1916 में। प्रश्न संख्या 15, निराला की जूही की कली उदाहरण है? ए मात्रिक छंद का, बी वार्णिक छंद का, सी मुक्तक छंद का और डी इसमें से कोई नहीं। तो बेटा निराला की जूही की कली किसका उदाहरण है? मुक्तक छंद का। ठीक है, सी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 16, छायावादी कवियों में सबसे पहले मुक्तक छंद का प्रयोग करने वाले कवि हैं? ए प्रसाद, बी पंत, सी निराला और डी महादेवी वर्मा। तो छायावादी कवियों में सबसे पहले मुक्तक छंद का प्रयोग करने वाले कवि कौन है? निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न संख्या 17, रबड़ छंद या कैचवा छंद किस कवि की विशेषताओं को लक्ष्य कर कहा है? ए दिनकर, बी धूमिल, सी निराला और डी मुक्तिबोध। तो बेटा रबड़ छंद या कैचवा छंद किस छंद की कविताओं को लक्ष्य कर कहा है? निराला जी की। ठीक है, इन्होंने ही लिखी थी मुक्त छंद में सबसे पहले कविता। प्रश्न संख्या 18, निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? ए अर्चना, बी अणिमा, सी आराधना और डी अनामिका। तो निराला जी का सबसे पहला काव्य संग्रह बेटा अनामिका। डी विकल्प बिल्कुल सही है। जितना निराला जी को अब सम्मान मिल रहा है उस टाइम पे इतना सम्मान नहीं मिला था बेटा। सरोज स्मृति में सरोज कौन है? निराला की माता, निराला की पुत्री, निराला की प्रेमिका और डी निराला की पत्नी। तो बेटा सरोज स्मृति में जो सरोज है वो निराला जी की पुत्री है। निराला जी अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन इनकी पत्नी का देहांत हो गया था, इसलिए अपनी पुत्री को उसकी नानी के पास छोड़ के आ गए थे। वो अपनी नानी के पास ही पली बड़ी थी, लेकिन जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो इन्होंने उसकी क्या कर दिया? उसकी शादी रचा दी। शादी के कुछ दिनों बाद वो वापस अपने मायके आ गई और बीमार हो गई। बहुत अधिक बीमार होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसकी याद में निराला जी ने सरोज स्मृति लिखी थी। ठीक है बेटा। प्रश्न संख्या 20, निराला की अंतिम कविता है?
ए राम की शक्ति पूजा, बी तुलसीदास, सी सरोज स्मृति और डी पात्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। तो डी है बेटा, पात्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। ये निराला जी की अंतिम कृति है। ठीक है, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 21, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव पंक्ति वाली कविता का संबंध है। ए जयशंकर प्रसाद से, बी भवानी प्रसाद मिश्र से, सी सुमित्रा नंदन पंत से और डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से। तो बेटा ये किससे है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने एक सरस्वती माँ की लिखी थी क्या वंदना लिखी थी, वरदे वीणा वादनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे, वरदे वीणा वादनी वरदे। ठीक है बेटा, डी विकल्प बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में निराला की व्यंग परक कविता कौन सी है? ए तुलसीदास, बी कुकुरमुत्ता, सी सरोज स्मृति और डी तोड़ती पत्थर। तो व्यंग परक जो बेटा कविता है वो कौन सी? कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता कविता में इन्होंने क्या किया है बेटा, एक जो धनी वर्ग होता है उसे लिया है और जो एक निम्न वर्ग होता है, बहुत गरीब वर्ग होता है उसे लिया है, और दोनों में इन्होंने कुकुरमुत्ता और गुलाब के साथ साथ क्या किया है, इन्होंने उसमें सामंजस्य दिखाया है, सामंजस्य विरोध दिखाया है। कहा है कि जो गुलाब होता है, गुलाब कहाँ पलता है? गुलाब महलों में उगता है, माली आता है उसे सींचता है हर रोज, उसकी सड़े गले पत्ते निकाल देता है, उसे हर रोज पानी देता है, तब जाके कहीं गुलाब उगता है, तब भी उसमें कांटे होते हैं। जो कुकुरमुत्ता होता है वो अपने आप ही जंगल में जो बहुत सारा कूड़े का ढेर पड़ा होता है वहां उग जाता है, उसे किसी की आवश्यकता नहीं होती है। जो अमीर लोग होते हैं, इसने कहा है कि वो उस गुलाब का प्रतीक है, और जो गरीब लोग हैं कुकुरमुत्ते का प्रतीक है। ठीक है बेटा। प्रश्न संख्या 23, कुकुरमुत्ता कविता किस कवि ने लिखी है? ए पंत ने, बी माखनलाल चतुर्वेदी ने, सी निराला ने, डी राम नरेश त्रिपाठी ने। तो बेटा कुकुरमुत्ता कविता किसने लिखी है? निराला जी ने। सी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 24, इसमें से कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है? ए नरेंद्र शर्मा, बी राम कुमार वर्मा, सी बच्चन और डी अंचल। तो बेटा जो छायावादी कवि नहीं है वो है राम कुमार वर्मा। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 25, फेंट समाटा का संबंध हिंदी के किस काव्य आंदोलन से जोड़ा गया है? ए प्रगतिवाद, बी छायावाद, सी प्रयोगवाद और डी नई कविता। तो फेंट समाटा का संबंध बेटा छायावाद से जोड़ा गया। ठीक है, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में एक रचना राष्ट्रीय संस्कृति धारा की नहीं है? ए हम विष पाई जन्म के, बी सूत की माला, सी प्रभात फेरी और डी विसर्जन। तो बेटा राष्ट्रीय संस्कृति धारा की रचना जो नहीं है वो है प्रभात फेरी। ये नरेंद्र शर्मा जी की कविता है। ठीक है बेटा, और सॉरी ये नरेंद्र शर्मा जी की रचना है। ठीक है बेटा, और ये पीपीटी हमारी 30 की है क्योंकि 30 में आपका छायावाद निपट गया है। ठीक है बेटा, एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? ए सोहनलाल द्विवेदी, बी रामचरित उपाध्याय, सी मैथिली शरण गुप्त, डी माखनलाल चतुर्वेदी। तो बेटा एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। ठीक है, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 28, हिंदी के किस कवि को एक भारतीय आत्मा नाम से अभिहित किया गया? ए मैथिली शरण गुप्त, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को तो महाप्राण कहा जाता है, और डी माखनलाल चतुर्वेदी। तो देखिए बेटा हिंदी में किस कवि को एक भारतीय आत्मा के नाम से अभिहित किया गया है? वो है माखनलाल चतुर्वेदी। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 29, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी? मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि को शीश छड़ाने, जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। ठीक है, किसने लिखे? ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी राम नरेश त्रिपाठी, सी रत्नाकर, डी नवीन ने। तो किसने लिखे बेटा पुष्प की अभिलाषा? माखनलाल चतुर्वेदी ने। क्या लिखा है पुष्प की अभिलाषा? पुष्प अभिलाषा करता है कि मुझे मंदिर में मत चढ़ाना, ना ही किसी सुंदर लड़की के गजरे में लगाना, ना ही किसी प्रेमिका को देके उसे रिझाना। क्या कर देना? मुझे उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते पर मातृभूमि की रक्षा के लिए बहुत सारे वीर चले जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 30, ये हमारा अंतिम प्रश्न है। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। यह पंक्ति किस कवि की है? ए जयशंकर प्रसाद की, बी बालकृष्ण शर्मा नवीन की, सी महादेव वर्मा की और डी हरिवंश राय बच्चन की। तो कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, बालकृष्ण शर्मा नवीन की कृति है। ठीक है बेटा, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए बेटा हमने आपका छायावाद पूरा निपटा दिया है। कल से हम आपको प्रयोगवाद की वीडियो देंगे, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा। यदि आपको समझ आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।